नमस्कार। कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास। इसमें हमारा आज का टॉपिक है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। क्लियर? यह मुगल वंश में अगला शासक है और रफी-उद-दौला और फिर शाहजहां द्वितीय के बाद भारत में मुगल वंश का शासक बना। यह मुगल वंश में चलते हुए क्रम में इनका भी आता है और इनके बारे में हम देखेंगे। सैयद भाई जो पहले भी मैंने बताया था, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान। अली और अब्दुल्ला खान किंग मेकर थे। वह एक के बाद एक सम्राट को बदल रहे थे। इनमें हुसैन अली ने रफी-उद-दौला और शाहजहां द्वितीय के बाद मोहम्मद शाह को शासक बनाया। सैयद भाइयों ने जहां शाह के पुत्र रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से 28 सितंबर 1719 को शासक बनाया। 1719 से 1748 तक यह भारत का शासक रहा, यानी लंबे समय तक बिठाया। यह राजकुमार दुर्बल और अनुभवहीन था, अतः सारी शक्ति सैयद भाइयों ने अपने हाथ में रखी। यानी इसके समय भी सैयद भाइयों ने सारी शक्ति अपने हाथ में ही रखी। निजाम उल मुल्क मालवा का सूबेदार नियुक्त हुआ। उस समय एक कैरेक्टर और था, निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क जो मालवा का सूबेदार था, इसने भी इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सूबेदार नियुक्त किया। 1720 में वहां का काम संभालने के लिए चला गया तथा गिरधर बहादुर अपने चाचा छबेल राय की जगह इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ। वह भी संधि करके अवध के सूबे का काम संभालने के लिए 1720 में इलाहाबाद की ओर चल गया। निजाम उल मुल्क सैयद भाइयों में चली गई। अतः 1720 में निजाम उल मुल्क ने खानदेश पर आक्रमण कर दिया, जो सैयद हुसैन अली के वाइसराय के अधिकार में था। यानी इसने सैयद अली के जो अधिकार में थी उस पर रियासत पर आक्रमण कर दिया। अधिकार में था खानदेश। सैयद भाइयों का भतीजा दिलावर खां अली खान निजाम को दंड देकर खदेड़ने के लिए भेजा गया। यानी इनका भतीजा इसको दंड देने के लिए भेजा गया। इसी बीच निजाम ने पहले असीरगढ़ फिर बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया। यानी यह अधिकार और भी करता था निजाम, असीरगढ़ और बुरहानपुर पर। इसी बीच निजाम ने पहले असीरगढ़ फिर बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया। उसने बुरहानपुर में रहने वाले सैयद भाइयों के माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया। यानी इसने इनके माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार किया और खानदेश में दिलावर अली खां को हराकर मार डाला और उसने हुसैन अली खां के भतीजे और उसके नायब आलम अली खां के साथ युद्ध किया और उसे भी हराकर अगस्त में मार डाला। इसी समाचार से सैयद भाइयों में बहुत घबराए और उन्होंने वाद विवाद के बाद निजाम उल मुल्क को दबाने के लिए हुसैन अली को सम्राट के साथ दक्षिण भेजने तथा अब्दुल्ला खां का शासन प्रबंध के लिए दिल्ली छोड़ने का निश्चय किया। यानी अब स्वयं सम्राट को उन्होंने भेजने का आदेश दिया, क्योंकि ये इतने बड़े किंग मेकर थे कि ये सम्राट भी इनके अनुसार चलता था और शासन की सारी सत्ता इनके हाथ में थी। भेजने निश्चय किया। सम्राट दक्षिण के रास्ते में ही हुसैन अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया। इन षड्यंत्रकारियों में तुरानी गुट का नेता अमीन खां मुख्य था। यानी सैयद भाई हुसैन अली के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, इसमें अमीन खां प्रमुख था। इन षड्यंत्रकारियों में अमीन खां प्रमुख था। इसके सहायक ईरानी साहसी योद्धा मोहम्मद अमीन खां, शाही तोपखाने का सुप्रीडेंट हैदर कुली खां इत्यादि प्रातः काल 9 बजे अक्टूबर 1720 में सम्राट हुसैन अली का अभिवादन
स्वीकार कर जो ही टुकड़ा भीम के पास अपने शिविर में घुसा और हुसैन अली अपने शिविर के लिए रवाना हुआ, त्यों ही मोहम्मद अमीन खां की टुकड़ी ने हैदर बेग नामक सिपाही ने हुसैन अली खां के एक प्रार्थना पत्र दिया और जब उसे पढ़ने लगा तो उसे बगल में छुरा घोंप दिया। यानी इसकी अमीन खां ने हुसैन अली की हत्या कर दी, क्योंकि सम्राट भी इससे परेशान हो रहा था, क्योंकि सारी सत्ता इसके हाथ में थी। भोंक डाला और उसकी संपत्ति और सामान लोगों ने लूट लिया। अब सम्राट को सैन्य संचालन के लिए शिविर में बुलाया गया। हुसैन अली के स्थान पर मोहम्मद अमीन खां मंत्री नियुक्त हुआ। उसे 8 हजारी का ओहदा तथा इमादाद उद ओलरा इत्माद उद दौला का खिताब दिया। सम्राट दिल्ली जाकर 15 नवंबर को बिलोचपुर के पास सैयद अब्दुल्ला के विरुद्ध युद्ध किया और उसे कैद कर लिया। यानी अब अब्दुल्ला को भी कैद कर लिया। हुसैन अली खान के मारे जाने का समाचार सुनकर अब्दुल्ला खान ने राजकुमार इब्राहिम को सिंहासन पर बैठा दिया, यानी मोहम्मद शाह को हटाकर इब्राहिम को शासक बना दिया। अब यह राजकुमार मोहम्मद शाह के सामने लाया गया और क्षमा करके दिल्ली की जेल में बंदी बना लिया गया। यानी सम्राट मोहम्मद शाह ने इसको कैद कर बंदी बना दिया। मोहम्मद शाह ने विजय उल्लास के साथ 1720 को दिल्ली में प्रवेश किया और 1721 में नए मंत्री मोहम्मद अमीन खां की मृत्यु हो गई। अब मंत्री का पद निजाम उल मुल्क को दे दिया गया, जो मालवा का सूबेदार था और सैयद भाइयों से बड़ा चिढ़ता था, और दोनों को, एक को पकड़ लिया, एक की हत्या इसने करवा दी। निजाम उल मुल्क ने 1722 में दिल्ली पहुंचा और 21 फरवरी को मंत्री पद पर विधिवत नियुक्त हुआ, किंतु सम्राट उसके नौजवान सरदारों के साथ काम नहीं कर सका, क्योंकि यह औरंगजेब के समय अंतिम अवशेष था। यानी ये औरंगजेब का अंतिम अवशेष था और दिल्ली दरबार में कठिन अनुशासन रखता था। औरंगजेब कठोर था, तो उसी के जो मंत्री थे उसी के प्रकार कठोर अनुशासन में रखना चाहते थे, किंतु बादशाह ऐसा अनुशासन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सब ये लोग पसंद नहीं करते थे, या तो उसको वेशभूषा तथा व्यवहार तक का मजाक उड़ाया करते थे। उसकी वेशभूषा और उसकी जो बातचीत करने का तरीका, उसका भी लोग मजाक उड़ाया करते थे। इसके अतिरिक्त वह बड़ा महत्वाकांक्षी था और दक्षिण के 6 सूबों के अतिरिक्त मालवा को भी अधिकार में रखना चाहता था। उसने नवयुवक सम्राट को राजकाज में और अधिक ध्यान देने की, खालसा भूमि में खेती रोक देने की तथा हिंदुओं पर जजिया लगाने की सलाह दी, क्योंकि औरंगजेब ने भी यही काम किए थे। तो उसने वैसे ही सम्राट बहादुर शाह को भी बात कही और सलाह दी। इस सलाह को ठुकरा दिया गया। अतः 1723 को शिकार के बहाने दिल्ली छोड़कर दक्षिण लौट गए। यानी निजाम उल मुल्क इन सभी को छोड़कर, वो तो देख रहा था मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरी बातों को तवज्जो नहीं दी जा रही है, अतः वो शिकार का बहाना करके दक्षिण लौट गया। अब मोहम्मद अमीन खां का पुत्र कमरुद्दीन वजीर नियुक्त हुआ। निजाम उल मुल्क मुबारिज खां हैदराबाद की सूबेदारी से हटाकर दक्षिण के 6 सूबों का वास्तविक संस्थापक शासक बन गया। बादशाह ने मुबारिज खां का विरोध करने के लिए बहुत उस्काया, परंतु मुबारिज खां संका केरला के मैदान में हारकर 11 अक्टूबर 1724 को मारा गया। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद को अपनी राजधानी बनाया और दुर्बल शासक ने उसे आसफ शाह की उपाधि देकर सम्मानित किया। यानी निजाम उल मुल्क दक्षिण लौट गया, दक्षिण में हैदराबाद में उसने राजधानी बनाया और उसे आसफ शाह की उपाधि देकर उसकी सत्ता मान ली। किंतु उसने गुजरात की सूबेदारी भी हथिया ली, यानी और आगे बढ़कर उसने गुजरात की सूबेदारी भी हथिया ली और उसे छीन लिया। मराठों के आक्रमण के कारण निजाम को अपने वायसराय काल में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि मराठा दक्षिण में हमेशा चुनौती दे रहे थे मुगल साम्राज्य को। तो जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि औरंगजेब मर रहा था, अंतिम सांस ले रहा, जब तक मराठों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ देते। मराठों से बचने के लिए उसने कूटनीति से काम किया और पेशवा के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह उत्तरी भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए मुगल प्रदेशों पर आक्रमण करें। यानी उसने मराठों से संधि कर ली और कहा कि आप उत्तरी भारत में मुगलों पर आक्रमण करें और अपना राज्य स्थापित करें। बाजीराव ने इस सुझाव का स्वागत किया। 1731 में उत्तर भारत में मुगल प्रदेशों पर आक्रमण शुरू कर दिया। बाजीराव ने यह बात मान ली और 1731 में उसने मुगल सूबों पर आक्रमण करने के लिए उत्तर भारत की ओर चढ़ाई कर दी। 1764 में मराठे आगरा से 70 मील दूर हिंडौन पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। यानी आगरा 70 मील दूर तक उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया, जो मुगलों की राजधानी में कही जाती थी। सेकंड कही जाती, यद्यपि आगामी मार्च में वहां से खदेड़ दिए गए, परंतु उन्हें फिर सांबर पर हमला कर दिया।
सम्राट ने मराठा को बाजीराव को प्रसन्न करने के लिए उसे मालवा के सूबेदार मान लिया, किंतु पेशवा इससे संतुष्ट नहीं हुआ और उसने संपूर्ण मालवा, चंबल, समस्त दक्षिण का प्रदेश, प्रयाग, काशी, गया, मथुरा जैसे हिंदू तीर्थ स्थानों पर भी पूर्ण अधिकार करने की मांग की। यानी वो तो बहुत बड़ी मांग कर दी मुगल बादशाह के सामने, और मुगल बादशाह इतना लायक नहीं था कि उसकी मांगों को ठुकरा दे। उसने दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और सरदेश मुंह की उगाही, चाय और 50 लाख आय के जागीर की मांग की। पेशवा को ये अंधाधुंध मांगे ठुकरा दी गई। पेशवा की ये अंधाधुंध मांगे थी जो ठुकरा दी गई। उसके प्रगति को रोकने के लिए शाही सेना भेज दी गई, परंतु बाजीराव 1737 ईस्वी में बुरहान मुल्क और खान दोरान को चकमा देकर दिल्ली के निकट आ धमका और उसने राजधानी के आसपास गांवों को जला दिया। सम्राट ने निजामुल मुल्क को मराठा को दबाने के लिए आदेश दिया। निजामुल मुल्क हार गया और विवश होकर 1738 में सिरोंज के निकट संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिसके अनुसार उसे बाजीराव को पूरा मालवा देकर नर्मदा से चंबल तक का संपूर्ण आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा और 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देनी पड़ी। निजामुल मुल्क भी उससे परास्त हो गया और उसे बहुत बड़ा क्षेत्र और 50 लाख रुपए नगद उसको देने पड़े बाजीराव को। मोहम्मद शाह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के 2 प्रांत अर्थात अवध और बंगाल भी स्वतंत्र हो गए। यानी मोहम्मद शाह इन पर भी अपना अधिकार स्थापित नहीं कर पाया। अवध और बंगाल दोनों ही स्वतंत्र हो गए। 1722 में सादत खां बुरहान मुल्क नाम का ईरानी साहसी योद्धा अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। 1722 में सादत खां बुरहान उल मुल्क को बंगाल का अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। इससे इस प्रांत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और दिल्ली से केवल नाम मात्र का संबंध रखा। यानी सादत खान ने यहाँ का जो सूबेदार बना था मुगल काल में, उसने यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली और दिल्ली से नाम मात्र का संबंध स्थापित किया। 1707 से 1712 तक बहादुर शाह के शासनकाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक सूबे थे और बहादुर शाह के द्वितीय पुत्र अजीम उस शान के अधिकार में थे। बंगाल में राजकुमार अजीम उस शान के द्वितीय पुत्र का एक प्रतिनिधि जफर खां था। जब फारूक सेन ने 1712 में सिंहासन के लिए युद्ध के लिए आगरा प्रस्थान किया, तब जफर खां ही तीनों सूबे का अधिकारी बना दिया गया। 1726 तक वह आजीवन इस प्रांत का सूबेदार रहता रहा। इसकी मृत्यु के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन मोहम्मद के हाथ आ गए। यानी उसके बाद जो सूबेदार बना वो उसका दामाद था सुजाउद्दीन मोहम्मद। यद्यपि खान दौरान नाम मात्र का सूबेदार बना रहा। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसके कोई पुत्र नहीं था, अतः जफर का सूबेदार बना। जफर खां का प्रबंध ठीक नहीं था। 1740 को बिहार का सहायक सूबेदार अलीवर्दी खां ने उसे हराकर भगा दिया, मार दिया और अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार बन गया, जिसने आगे चलकर बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। अलीवर्दी खां सूबेदार बना। मोहम्मद शाह ने इस सूबेदार मान लिया, परंतु वास्तव में तारीख में बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिल्ली के अधीनता से मुक्त हो गए। एक अवध में सादत खां बुरहान मुल्क ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली, तो वहीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अलीवर्दी खां ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस प्रकार जो मुगल साम्राज्य बहुत बड़ा था वह टूटने लग गया था। केंद्र शासक सरकार अब इतनी कमजोर हो गई थी कि 1737 में ईरानी साहसी योद्धा नादिर शाह ने देश पर हमला कर दिया। यानी मोहम्मद शाह के समय 1737-1739 तक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया। जो एक विजेता तुर्क सिपाही था, अफगानी आक्रमणकारियों से अपने देश को स्वतंत्र करने के बाद वह अफगानिस्तानियों को दंड देने के लिए अफगानिस्तान गया, जो भागकर भारत आ रहे थे। यानी कुछ अफगानिस्तानियों को दंड देना चाहता था, वो भागकर भारत की तरफ आ गए। एक के बाद एक उसके करके 2 दूत मोहम्मद शाह के पास दिल्ली भेजे और बादशाह से प्रार्थना की कि वह अफगानी शरणार्थियों को प्रवेश न दे। यानी नादिर शाह ने जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो विद्रोही कुछ भागकर भारत में दिल्ली में शरण ले लिए। तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को प्रार्थना की कि वह जो भगोड़े हैं, देशद्रोही हैं, उनको यहाँ पर शरण न दे, प्रवेश न दे। इसके बाद उसने 1738 को कांधार पर अधिकार कर लिया। 11 जून को गजनी में प्रवेश किया। मोहम्मद शाह उसके तीसरे दूत को 1 साल तक रोके रहा। मोहम्मद शाह ने के पास जब नादिर शाह का दूत आया था उसे 1 साल तक रोके रहा, परंतु जवाब नहीं दिया। फलतः नादिर शाह ने 23 जून को काबुल को घेर डाला, उस पर अधिकार कर लिया। फिर जमरूद तथा पेशावर पर नियुक्त मुगल सेना का विनाश करता हुआ हमला के लिए आगे बढ़ा। 27 दिसंबर को उसने अटक के पास सिंधु पार करके लाहौर का सूबेदार
को हराया। जब वह दक्षिण की ओर बढ़ रहा था तो उसे मालूम हुआ कि मोहम्मद शाह उसका विरोध करने के लिए आ रहा है, अतः उसने करनाल के पास अपना शिविर डाल दिया, करनाल हरियाणा डाल दिया। इसी बीच मोहम्मद शाह को दरबार को नादिर शाह के आक्रमण का समाचार प्राप्त हुआ। उसने पहले तो झांसी में उड़ा दिया और देश में आने वाली विपत्तियों को उसे होश आया। तब तक ज्ञात हुआ कि नादिर शाह काबुल और लाहौर पर अधिकार करके आगे बढ़ गया है। अब निश्चय हुआ कि बादशाह स्वयं जाकर इस आक्रमणकारी को खदेड़ दे। अतः एक बड़ी सेना के लेकर करनाल पहुंचा। अली मर्दान खां की नहर के किनारे उसकी सुरक्षा के लिए शिविर के आसपास खाई घेरा बना दिया। नादिर शाह कुछ दिनों बाद करनाल के पास आया और उसने नगर के पश्चिम में 6 मील दूर अपना शिविर डाला। अवध का सूबेदार सादत खां बुरहान उल मुल्क 24 फरवरी को सम्राट की सहायता के लिए करनाल आया। यानी जो अवध का सूबेदार था सादत खां बुरहान मुल्क, वो सम्राट की सहायता के लिए आया। अवध का सूबेदार सादत का बुरहान मुल्क 24 फरवरी को सम्राट की सहायता के लिए करनाल आया, किंतु उसके पीछे आने वाली सामान की गाड़ी पर ईरानियों ने हमला कर दिया। उसकी खोज खबर के लिए उसे पीछे लौटना पड़ा, यानी वापस उसको लौटना पड़ा। फलस्वरूप 1739 को करनाल की लड़ाई हुई। खान दौरान ने बुरहान मुल्क की सहायता की, किंतु निजाम उल मुल्क और सम्राट द्वितीय पंक्ति में कुछ दूर रहे। आक्रमणकारी सेना के भी संपर्क से बच गए। बुरहान मुल्क गायब होकर कैद कर लिया गया। खान दौरान पर घातक घाव लगे, जिससे वह अपने शिविर में दूसरे दिन मर गया। नादिर शाह की विजय हुई और दोनों सेनाएं संध्या के समय अपने अपने शिविरों में लौट गई। यानी इस युद्ध में 1739 को करनाल की लड़ाई हुई, उसमें वह नादिर शाह जीत गया। बुरहान मुल्क ने आक्रमणकारी नादिर शाह से सम्राट की शक्ति की बड़ी हुई डींगे मारी। यानी बुरहान मुल्क ने नादिर शाह के सामने हिंदुस्तान का जो बादशाह था बहादुर शाह, उसकी बड़ी डींगे मारी और उसे 2 करोड़ की क्षतिपूर्ति स्वीकार कर फारस लौट जाने की सलाह दी। यानी उसने कहा आप आइए और 2 करोड़ लीजिए और वापस लौट जाइए। निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह को 2 बार भेंट और सम्राट उसके द्वारा नादिर शाह को 2 करोड़ रुपए भेंट देने को तैयार हो गया। किंतु जब बुरहान मुल्क को मालूम हुआ कि खान दौरान की मृत्यु के कारण खाली हुआ मीर बख्शी का पद निजाम उल मुल्क को पुरस्कार के लिए इसलिए दिया जा रहा है कि वह बातचीत में सफल रहा, तो वह अत्यंत नाराज हो गया। अतः वह इस पद पर स्वयं इच्छुक था, क्योंकि निजाम उल मुल्क ने अपने षड्यंत्र से उसे इससे वंचित कर दिया। उसने नादिर शाह को 2 करोड़ की जगह 20 करोड़ की मांग करने की सलाह दे डाली। यानी नादिर शाह को पहले 2 करोड़ में मनवा लिया था, अब कह नहीं आप 20 करोड़ मांगिए जाके मुगल बादशाह से। नादिर शाह धन की लालसा बढ़ गई और उसने निजाम को बुलाकर गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद शाह के शिविर में चारों ओर पर अपनी सेना बैठा दी। मोहम्मद शाह नादिर शाह को 2 बार मिला और यह निश्चय हुआ कि नादिर शाह अपनी क्षतिपूर्ति के लिए धन उगाने दिल्ली गए। नादिर शाह मोहम्मद शाह के साथ दिल्ली रवाना हुआ। उसने नगर से 6 मील दूर शालीमार बाग में अपना डेरा डाला और मोहम्मद शाह को अपने स्वागत की तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। 22 मार्च को नादिर शाह जुलूस के साथ प्रवेश हुआ। दूसरे दिन ईद और ईरान में नया साल था। इस उपलक्ष्य में दिल्ली की हर मस्जिद में नादिर शाह का नाम का खुतबा पढ़ा गया। यानी अब यह हालत हो गई थी कि दिल्ली में जहाँ के मुगल बादशाह से उनकी बादशाही में ही दूसरे बादशाह का खुतबा पढ़ा गया। 22 मार्च को नगर में दंगा हो गया, जिसमें कुछ ईरानी सिपाही मारे गए, यानी नादिर शाह के सिपाही मारे गए और यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह मारा गया। इससे आग बबूला होकर नादिर शाह ने दूसरे दिन कत्लेआम की आज्ञा दे दी। यानी दिल्ली में कत्लेआम की आज्ञा नादिर शाह ने दे दी कि ऐसी अफवाह किसने फैलाई। यह कत्लेआम 8 घंटे तक चलता रहा और लगभग 30,000 नागरिक मारे गए। सायंकाल के समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से प्रार्थना पर कत्लेआम बंद करवाया। यानी नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की प्रार्थना पर यह कत्लेआम बंद करवाया। यानी दिल्ली के बादशाह प्रार्थना करने लगे। नादिर शाह दिल्ली में 15 मई तक रहा और शाही खजाने के हीरे मोती जवाहरात प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, जिस पर मुगल बादशाह बैठते थे, तख्ते ताउस पर अपना अधिकार कर लिया और उसने सभी दरबारियों से नजराने लिए, यानी सब मुझे उपहार दो। बुरहान मुल्क ने 20 करोड़ रुपए न दे पाने के अपराध में शारीरिक दंड देने की धमकी दी, जिसके कारण वह विष खाकर मर गए। यानी वह 20 करोड़ रुपए नहीं दे पाया बराबर रकम, तो उसने विष खाकर आत्महत्या कर ली। अब बुरहान मुल्क के स्थान पर सफर खां की नियुक्ति हुई, सफदर खां की। उसने बुरहान मुल्क के हिस्से के 2 करोड़ रुपए नादिर शाह को भेंट किए। नादिर शाह मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाकर 16 मई को दिल्ली से रवाना हुआ। जाते समय मोहम्मद शाह को निजाम को सचेत रहने की सलाह देता गया। निजाम एक धोखेबाज, धूर्त, स्वार्थी और अनुचित महत्वाकांक्षी युवक है। इस लूट के जवाहरात, सोना चांदी, बर्तन, असबाब, फर्नीचर और दूसरे कीमती सामान के अलावा 10 करोड़ रुपए नगद नादिर शाह के हाथ लगे। यानी बहुत भयंकर उसने लूटमार मचा दी। इसके अतिरिक्त वह 1000 हाथी, 7000 घोड़े, 10,000 ऊंट, 100 खोजें, 130 लेखक क्लर्क, 200 संगतदास और
100 राजमिस्त्री, 200 बढ़ाई अपने साथ ले गया, यानी भारत की जो कला आर्किटेक्ट के जो लोग थे उनको भी साथ में ले गया, और साथ में काबुल का प्रांत भी ईरान में मिला लिया, और काबुल जो भारत के अधिकार में था, वहाँ पर सत्ता थी, उसको भी अपने राज्य में मिला लिया। नादिर शाह के आक्रमण से मोहम्मद शाह और उसके दरबार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा, देश तबाह हो गया, किंतु बादशाह की आंखें अब भी नहीं खुली। यद्यपि उसे निजामुल मुल्क की ओर से संदेह तो हो गया था, किंतु फिर भी उसने तो कमरुद्दीन को वजीर का पद पे हटाने की हिम्मत ही हुई, और न ही शासन प्रबंध में कोई सुधार कर सका। शासन प्रबंध दिन ब दिन खराब होता गया। मराठों के आक्रमण मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड पर ही नहीं, अभी तो इन अन्य प्रांत में उत्तरी प्रदेश पर भी पहले की तरह होते रहे थे। रघुजी भोंसले ने चोट वसूली के लिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर हमला कर दिया, यानी जहां पर अलीवर्दी खां का सूबेदार था वहां तक उसने आक्रमण करना शुरू कर दिया। सम्राट उसे दबाने में बिल्कुल असमर्थ रहा, और केवल नए पेशवा बाजीराव से ही उसे दबाने का प्रार्थना करता रहा। अब मालवा प्रदेश प्रांत को विधिवत सूबेदार नियुक्त किया गया। कतेहर का प्रांत अली मोहम्मद खां रुहेल के हाथ में चला गया। इसी नाम से इस प्रांत का नाम रुहेलखंड पड़ा। मोहम्मद शाह ने बदायूं से 14 मील उत्तर पूर्व में स्थित रुहेल को सुदृढ़गढ़ वानगढ़ पर आक्रमण कर दिया। अली मोहम्मद को हराकर कैद कर लिया, किंतु कमरुद्दीन खान ने बीच में पड़कर उसे छुड़वा दिया और उसे लौटाकर रुहेलखंड को पूरे अधिकार जमा लिया। 1738 में आरंभ में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर हमला किया। यह अफगान जाति का अब्दाली अथवा दुरानी फिरके का सदोजई नामक स्थान का अफगान था। 1747 ईस्वी में अंत में नादिर शाह के कत्ल होने पर, यह नादिर शाह ने जब भारत का आक्रमण किया तो वापस लौटा तो उसका कत्ल हो गया और ये नया आ गया। अफगानिस्तान का बादशाह बन बैठा। इधर शाह नवाज का पंजाब का सूबेदार बन बैठा। उसने अहमद शाह अली को भारत आने का आक्रमण करने का आमंत्रण दिया, यानी पंजाब के सूबेदार ने भारत पर आक्रमण करने के लिए अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया। अब्दाली लाहौर पर अधिकार कर दिल्ली की ओर बढ़ा, किंतु मोहम्मद शाह के पुत्र शहजादे अहमद ने उसे मच्छीवाड़ा के पास मनुपुर में हराकर काबुल लौट जाने के लिए विवश कर दिया। 26 अप्रैल 1748 को मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र अहमद सम्राट अहमद शाह के नाम पर शासक बन बैठा। मोहम्मद शाह जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है, एक दुर्बल शासक था तथा राजकाज को मंत्रियों के हाथ में छोड़कर अपना सारा समय भोग विलास में बिताता। उसने शासनकाल के केंद्रीय सरकार की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। सेना का अनुशासन तथा चरित्र गिर गया। साम्राज्य का विस्तार बहुत कम हो गया। दक्षिण के 6 सूबे तथा वायसराय के अधिकार में रहने वाले अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र हो गए। मालवा, बुंदेलखंड, गुजरात पर मराठों का अधिकार हो गया। राजपूताना दिल्ली की सत्ता से बिल्कुल मुक्त हो गया, यानी राजपूताना बिल्कुल दिल्ली की सत्ता से मुक्त हो गया। और यूरोपियन व्यापारी दक्षिण में भारत में पहले साम्राज्य स्थापना का स्वप्न देखने लगे, यानी यूरोपीय जातियों का आगमन भी अब शुरू हो गया। नेक्स्ट शासक बनता है अहमद शाह, जो बहादुर शाह का पुत्र है। अहमद शाह 1748 से 1754 तक यह भारत का शासक रहा। शहजादा अहमद 28 अप्रैल 1748 को के उत्तर में शालीमार बाग में अहमद शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यानी एक तरह से हम मोहम्मद शाह की बात करें तो 1739 में इसके राज्य में नादिर शाह का आक्रमण हुआ और इसके समय अवध, बिहार, बंगाल और अवध आदि सब स्वतंत्र होने लगे थे। गुजरात पर मराठों का अधिकार हो गया। रुहेलखंड में अलग सत्ता स्थापित हो गई। दक्षिण के 6 सूबों पर अलग सत्ता स्थापित हो गई, यानी इनके समय मुगल साम्राज्य का नाश होता रहा और नादिर शाह को बहुत सारा लूट का धन, तख्ते ताऊ सब लेकर जाना पड़ा और इसकी मृत्यु हो गई 1748 में, जब उसका बेटा अहमद शाह शासक बना। शालीमार बाग में उसका राज सिंहासन या राज्याभिषेक संपन्न हुआ। इस समय यह 23 वर्ष का युवक था। उसने तो राजकाज का अनुभव था, न ही उसमें नेता होने की योग्यता थी, यानी यह अभी योग्य व्यक्ति नहीं था। वह नीच, दुराचारी और व्यभिचारी था तथा शासक के गुण में सर्वथा हीन था। वह यानी नीच, दुराचारी था, यानी अच्छी बात नहीं करता था। उसने बुरहानुल मुल्क के भतीजे तथा दामाद को अवध का सूबेदार सफदरजंग को अपना वजीर तथा कमरुद्दीन खां के लड़के मोइन उल मुल्क को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया। सादत खां, जुल्फिकार खां मीर बख्शी बना। हिंजड़ों के सरदार जावेद खां को बहुत ऊंची ऊंची उपाधियां दी गई। वह नवाब बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया जावेद खां, और दरबार में उस पार्टी का नेता बन गया जो वास्तव में औरतों और हिंजड़ों की महफिल थी, परंतु जिसका शासन प्रबंध में प्रभुत्व था, जो साम्राज्य के बड़े बड़े सरदारों और अफसरों के विरुद्ध जाल रचा
करता था, यानी जो जावेद खान था वो हिंदुओं का अध्यक्ष था, उसे ऊंचे ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया और वो दरबार में षड्यंत्र रचने में मशगूल हो गया। अहमद शाह ने अपने शासनकाल के आरंभ में ही नवाब बहादुर की पार्टी के हाथ का खिलौना बन गया और वह पार्टी सफदरजंग के विरुद्ध षड्यंत्र रचती रहती थी। 1748 में के अंत में नवाब बहादुर के वजीर हत्या का असफल प्रयत्न किया, जिस कारण वजीर का हृदय सम्राट की ओर से खट्टा हो गया। वजीर ने दरबार में आना छोड़ दिया, किंतु उसे शीघ्र ही मान लिया कि दूसरे वर्ष के प्रारंभ में वजीर को हटाने का षड्यंत्र रचा गया। सम्राट की सहायता के लिए निजामुल मुल्क के द्वितीय पुत्र नासिर जंग को दक्कन से बुलाया गया, यानी अब दक्कन से नासिर जंग को बुलाया गया जो निजामुल मुल्क का द्वितीय पुत्र था। किंतु ये मंसूबे पूरे नहीं हुए। इसका अंतिम परिणाम यह हुआ कि सफदरजंग और हिंजड़ों के नवाब बहादुर की दरबार पार्टी तथा राजमाता मलिका जमानी में भेदवा हो गया, जिससे शासन प्रबंध बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो गया। सफदरजंग अवध का सूबेदार था जो रुहेलखंड की सीमा से लगा हुआ था। रुहेलखंड 2 कबीलों के अधिकार में था। उनमें से एक कबीला था रुहेलों का, जो रुहेलखंड पर खासा अधिकार जमाए हुए थे। दूसरा कबीला बंगश पठानों का, जो फारुखाबाद और कन्नौज में राज्य करता था। यानी रुहेलखंड में भी 2 अलग अलग सूबों का बोलते ना, अलग अलग वंशों का शासन था, कबीलों का शासन था। फारुखाबाद के मोहम्मद बंगश 1743 में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र कायम खां गद्दी पर बैठा। सफदरजंग अपने प्रांत के आस पड़ोस में अफगानों की शक्ति कमजोर करना चाहता था। उसने कायम खां के रुहेलों पर आक्रमण करने के लिए उकसाया। उसकी योजना के अनुसार कायम खां ने बदायूं के रुहेलों का घेरा डाल दिया, किंतु अली मोहम्मद खां रुहेलों के बड़े लड़के सादुल्ला खां ने उसे हराकर मार डाला। इसका लाभ उठाकर सफदरजंग ने सम्राट के साथ मिलकर फारुखाबाद को कूच किया और बंगश प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसे 60 लाख रुपए भी हथियार और इलाहाबाद के किले कायम खां के 5 भाइयों को कैद कर लिया। उसने बंगश के परिवार को ही जिले दिया, वे ही जिले दिए जो बहादुर शाह की तरफ से मोहम्मद खां को दिए गए। बाकी जिले साम्राज्य में मिलाकर उस पर अधिकार नवल राय को सौंप दिया और वह दिल्ली लौट आया। उसकी अनुपस्थिति में अफगानों ने विद्रोह किया और 1750 को नवल राय मारा गया। वजीर बड़ी शीघ्रता से नवल राय की सहायता के लिए गया, किंतु अहमद खां बंगश ने सहावर और पटियाला के बीच राम चतोनी में 1750 को हराकर उसे घायल कर दिया। वजीर ने दिल्ली पहुंचकर सम्राट को उसकी माता नवाब बहादुर और इंतजामुद्दौला के सहयोग से उसे हटाने का प्रयत्न किया, षड्यंत्र रचा। वजीर के समय पर आ जाने से षड्यंत्रकारी डर गए और उन्होंने अपनी योजना को ठप कर दिया। अहमद खां बंगश के अवध इलाहाबाद के प्रांत पर बड़ी तेजी से अधिकार कर लिया, अतः वजीर के लिए यह बड़ा गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। भाग्यवश और नागा सन्यासियों ने सफदरजंग का पक्ष लिया और राजेंद्र गिरी गुसाई के नेतृत्व में इलाहाबाद के किले पर के सामने बंगश का सरदार का कड़ा मुकाबला किया और आक्रमणकारी पठानों को खदेड़ दिया। इसी बीच सफदरजंग ने तैयारी कर ली और मराठों की सहायता से उसने 1751 में अंतिम सप्ताह में कायमगंज के निकट अहमद खां बंगश को हरा दिया। उसके बाद वजीर फतेहगढ़ के किले की ओर गया और उस पर अधिकार कर लिया। अहमद खां और उसका पुत्र सादुल्ला खां रुहेलों पहाड़ियों में भाग गए, किंतु गढ़ेवाल के काशीपुर से 22 मील उत्तर पश्चिम में चिलकिया नामक स्थान पर घेर लिया। यदि पठान हार गए, परंतु मराठे अब्दुल्ला खां के विनेश के विरुद्ध युद्ध होकर तटस्थ हो गए, अतः वजीर से संधि के लिए राजी हो गए। उसने अहमद खां बंगश को इस शर्त पर क्षमा किया कि वे जुर्माने का 30 लाख, कुछ के अनुसार 80 लाख रुपए जब तक नहीं चुकाए वह राज्य कोष का आधा प्रदेश जमानत के तौर पर रखेंगे। वजीर का पद, बंगश का आधा राज्य अर्थात 16.5 लाख परगने अहमद खां को दे दिए। 16.5 परगने युद्ध में सहायता देने वाले मराठा को 30 लाख रुपए की एवज में दे दिए गए। मराठा को जो प्रदेश दिया गया वह विस्तार उत्तर में अलीगढ़ से लेकर कोरा जहानाबाद तक। अब रुहेल अपने प्रदेश में लौट गए। संधि 1752 में संपन्न हुई। वजीर की राजधानी में रहने के कारण अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। यह तीसरा हमला था। जब पहला हमला मोहम्मद शाह ने अंतिम दिनों में अर्थात 1748 में हुआ, दूसरा हमला 1748 के प्रारंभ में हुआ था, जिसमें पंजाब के सूबेदार मोइन उल मुल्क को हराकर 14,000 सालाना देने के लिए विवश किया। मोइन उल मुल्क हर साल अपना कर नहीं भेज सका, अतः मोहम्मद शाह ने तीसरी बार उस पर सिंध पार कर उसे लाहौर में घेर लिया। अब आक्रमणकारी को अपना अधिपति मानने के लिए विवश किया। भारतीय पठानों की जीत लेने के बाद सफदरजंग इसी समय बनारस के राजा बलवंत सिंह को दंड देने के लिए चला, किंतु सम्राट ने घबराकर वजीर को बुलाने के लिए प्रार्थना आज्ञा दी। प्रमादपूर्ण यानी
प्रार्थना करके आज्ञा दी। उसने लिखा कि वह आक्रमणकारी से युद्ध करने के लिए मराठों को भी अपने साथ ले आए। अतः सफदरजंग ने मल्हार राव होलकर, जयप्पा सिंधिया से संधि कर ली और ये दोनों पेशवा की ओर से अब्दाली इत्यादि शत्रुओं से लड़ते हुए साम्राज्य की रक्षा के लिए वचनबद्ध हो गए। सम्राट ने प्रतिज्ञा की कि वह बदले में उन्हें 50 लाख रुपए देगा, पंजाब तथा सिंध के चौध उगाने का अधिकार देगा, अजमेर आगरा पेशवा की सूबेदारी तथा नागौर तथा मथुरा की फौजदारी देगा। वजीर 5 मई 1752 को 50,000 मराठा सेना के साथ दिल्ली पहुंचा। वहां जाकर देखा कि सम्राट ने आक्रमणकारी अब्दाली को पंजाब और मुल्तान का सूबा पहले ही दे दिया और वह काबुल लौट भी गया है। वजीर को बहुत दुख हुआ, चूंकि उसके साथ आई मराठा सेना ने दिल्ली के आसपास कोई गांव को लूटना प्रारंभ कर दिया। अतः उसने विवश होकर मल्हार राव को कुछ लाख रुपए दिए और अनुरोध किया कि निजामुल मुल्क के ज्येष्ठ पुत्र गाजी उद्दीन खां, जो इस समय दक्षिण के 6 सूबे का प्रांतपति था, नियुक्त किया, कार्य संभालने में सहायता दी। मराठों ने इस बात को लेकर शांत कर दिया, किंतु वजीर और नवाब बहादुर अपूर्णतः मतभेद हो गए। जावेद खान ने सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली। सफदरजंग नाम मात्र का वजीर रह गया। अतः वजीर 6 सितंबर 1752 को दिन में दावत के बहाने उसे मरवा दिया और सम्राट मंत्री का पूर्णतः संबंध विच्छेद हो गया। गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। दिल्ली की गलियों में लंबी लंबी भीषण लड़ाइयां होती। गाजुद्दीन खां का पुत्र इमाद उल मुल्क अमीर उल उमरा के पद पर नियुक्त हुआ। उसने युद्ध से अपूर्व साहस दिखाया और साम्राज्य की रक्षा के लिए सफदरजंग की उसकी लगभग सुन्नी सेना को अपने पक्ष में कर लिया। वजीर ने अपनी सहायता के लिए भरतपुर के जाट राजा सूरजमल को बुलाया, किंतु अंत में सफदरजंग की हार हुई। सम्राट से संधि हो गई। अवध तथा इलाहाबाद का वायसराय बहाल रखा गया। 1753 को दिल्ली में फैजाबाद के लिए रवाना हुआ। गृह युद्ध के कारण कमरुद्दीन का पुत्र तथा इमाद उल मुल्क का चाचा इंतजामुद्दौला प्रधानमंत्री बना। अतः सफदरजंग स्थान पर उसी का साथी मारा गया, स्थायी कर दिया। जब सफदरजंग के साथ लड़ाई चल रही थी तब इमाद उल मुल्क ने मराठों को बुलाया, किंतु दिल्ली उस समय आए जब संधि हो गई और भूतपूर्व वजीर जा चुका था। अतः महत्वाकांक्षी मीर बख्शी ने उन्हें सूरजमल को दंड देने की आज्ञा दी, क्योंकि सूरजमल सफदरजंग से मिल गया था। इमाद उल मुल्क जाटों के डीग और कुमेर जिलों का घेरा डालने के लिए मल्हार राव के साथ स्वयं गया। उसने सम्राट को बड़ी बड़ी तोपें देने के लिए अनुरोध किया, क्योंकि उनके बिना किलों पर अधिकार असंभव था। चूंकि साम्राज्य को इमाद उल मुल्क की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, अतः वह नए वजीर की सलाह लेने के लिए इस मांग को ठुकरा दिया। इससे क्रुद्ध होकर मीर बख्शी ने वजीर पर हमला कर दिया, किंतु वह वहां से बच निकला। सम्राट और वजीर ने अब सूरजमल से बातचीत करना प्रारंभ किया। सूरजमल ने सफदरजंग को अवध से वापस बुलाने की सलाह दी और वे बड़ी सेना के साथ दिल्ली चलकर इमाद उल मुल्क की गतिविधियां जानने के लिए सिकंदराबाद गए। इमाद उल मुल्क ने मल्हार राव होलकर को मराठा के शिविर में आतंकित करने के लिए भेजा। सम्राट के शिविर में आतंकित करने के लिए भेजा। सम्राट ने जब शिविर के आसपास मल्हार राव को आने का समाचार सुना तो वह सेना छोड़कर अपनी माता तथा वजीर के साथ दिल्ली भाग गया। प्रातःकाल मराठों की सेना को लूट लिया। मराठों ने डीग का घेरा उठा लिया और इमाद उल मुल्क मल्हार राव ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। मल्हार राव ने दिल्ली को इंतजामुद्दौला के स्थान पर इमाद उल मुल्क को वजीर बनाने के लिए विवश किया। नए वजीर ने 1754 को अहमद शाह को सिंहासन से उतारकर जहांगीर शाह के द्वितीय पुत्र अजुजुद्दीन आलमगीर द्वितीय के नाम से शासन पर बिठा दिया। एक सप्ताह बाद भूतपूर्व सम्राट तथा उसकी माता को अंधा कर दिया। इस प्रकार अहमद शाह का अंत हो गया। अब नेक्स्ट जो शासक बना जहांगीर शाह का द्वितीय पुत्र अजुजुद्दीन, जो आलमगीर द्वितीय के नाम से शासक बना। आलमगीर द्वितीय जो शासक रहा 1754 से 59 तक, यानी अहमद शाह के शासनकाल में भी षड्यंत्र कुचक्र का ही समय रहा और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। भारत की सीमाएं, साम्राज्य सब अस्त व्यस्त हो गए मुगलों की। नेक्स्ट जो शासक बना वह भी इतना ही रहा कि 1759 में 59 तक ही रहा और इसके राज्यकाल में भी ऐसी कोई विशेष घटना नहीं घटी। अतः हमने इस अध्याय में देखा कि किस प्रकार नादिर शाह के आक्रमण हुआ, किस प्रकार वह भारत के अन्य भागों को जीतने में सफल रहे और किस प्रकार मोहम्मद शाह और अहमद शाह के समय में जो दिल्ली रियासत थी वो छोटी होती जा रही थी। छोटी होती बिल्कुल ही छोटी हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि मुगल साम्राज्य के शासकों का नैतिक पतन हो चुका था और वह अब इतने लायक नहीं थे कि इस स्थिति को बनाए रखें।
इस तरह इस लेसन में हमने देखा कि परवर्ती जो मुगल शासक हैं, वो जो उससे पूर्व के जो मुगल शासक हैं उतने अच्छे नहीं थे, ना ही उनमें सैनिक प्रबंध का ज्ञान था, ना ही उनमें अच्छे प्रशासनिक किस प्रकार की व्यवस्था है इसका उनमें ज्ञान था। वो बस काम के कच्चे थे, जैसा किसी ने आकर उन्हें बरगला दिया वो वैसे ही कार्य कर देते थे, यानी अच्छे और बुरे का ध्यान नहीं रखते थे। मोहम्मद शाह हुसैन अलियों का प्रभाव को समाप्त करने के लिए अपने जीवन में लगा रहा और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहा। तो उसे जैसे ही वह षड्यंत्र हटा, नादिर शाह ने उस पर आक्रमण कर दिया 1739 में, और जो 2 करोड़ की मांग कर रहे थे वह 20 करोड़ की मांग करने लगे, और दिल्ली में कत्लेआम 8 घंटे तक चला और जिसमें 30,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। अतः आदि इन बातों से स्पष्ट होता है कि मुगल राज्य में जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ, दिल्ली तक वह चला आया, शालीमार बाग में उसने बैठक लगा दी और दिल्ली का खुतबा उसी के नाम से पढ़ा जाने लगा। तो इससे ये ज्ञात होता है कि मुगल बादशाहों की स्थिति किससे कैसी हो गई थी। वह नाम मात्र की सत्ता स्थापना कर रहे थे। जनता में मुगल साम्राज्य के शासकों के प्रति एक सम्मान था, उस सम्मान को लेकर वह चल रहे थे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यह बादशाह सुरा और सुंदरी, भोग और विलास में मस्त रहते थे। इनको प्रशासनिक बातों से बस षड्यंत्र और कुचक्रों से मतलब था, बाकी किसी बातों से इनको कोई मतलब नहीं था। अतः इन्हीं षड्यंत्रों और कुचक्रों में ये घूम घूम कर और इनके जो अन्य प्रशासनिक जो क्षेत्र हैं और जो इनके क्षेत्र में अधिकार हैं, जो जागीरें हैं, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके इनसे दूर होती गई। और मराठों ने इतना आक्रमण किया इन पर आगे बढ़कर कि मराठे दिल्ली तक धावा बोलने लगे, और मराठा जो औरंगजेब के समय में दक्षिण में लड़ाई लड़ रहे थे वह मुगल बादशाह के कहने पर लड़ाई लड़ने लगे। यानी मुगल बादशाह उनको पैसे देकर, उनको चौथ और सरदेशमुखी देकर उनको लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो इससे ये ज्ञात होता है कि मुगल साम्राज्य में जो प्रवर्ती मुगल शासक थे वह योग्य नहीं थे, नाकार थे, निकम्मे थे, और यह शासन प्रबंध के अच्छे नहीं थे। बस एक वंश था जिसमें वो पैदा हो गए थे और उन्हीं से उनका वंश की जो डोर चल रही थी वो लंबी चलती गई और एक न एक दिन तो उसका अंत होना था। तो ये अंत यहीं से शुरू हो गया था। औरंगजेब के शासनकाल में एक के बाद एक मुगल शासक बनते गए और हटते गए। अच्छा, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ तक हमने अध्ययन किया, ये प्रवर्ती मुगल काल का जो युग था वो इतना अच्छा नहीं था और इस समय मुगल साम्राज्य कम होता गया और उनकी जो राजकाज से जो आय होती थी वह भी घटती गई। इस क्लास में इतना ही। इसके आगे हम आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद और 2-3 मुगल प्रवर्ती जो शासक हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिर इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।